दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़े जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 18 मई 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी सूचनाएं, बड़ी खबर आप सब तक पहुँचाने के लिए। दोस्तों कृपया पूरा वीडियो ध्यान से सुनना और जिन साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ये अत्यावश्यक है दोस्तों, चूँकि इसी से आपको वो जानकारी मिलेगी जिसके माध्यम से आप सबका भुगतान होना है और इसी चैनल के माध्यम से आप देश में एक जनमत उत्पन्न करेंगे जिससे देश के तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान वर्ष 2023 में ही संभव हो जाएगा। इसलिए ध्यान से और लगन से, ईमानदारी से सब साथी ये काम ज़रूर करेंगे। एक तो हमारे YouTube चैनल को तमाम वो साथी सब्सक्राइब कर लेंगे जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, दूसरा इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। तो दोस्तों सबसे पहली खबर तो मैं वो सहारा इंडिया परिवार से संबंधित ही आपको बता देता हूं कि सहकारिता मंत्रालय ने एक बयान इशू किया है, जारी किया है अखबारों के माध्यम से कि वो 10 करोड़ सहारा पीड़ितों का भुगतान करने की प्रक्रिया के प्रति गंभीर है और जल्दी से जल्दी 4-5 महीनों में प्रक्रिया तय कर लेगा। तो ये वास्तविक खबर है या फेक खबर है अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये राजनीतिक जुमलेबाजी भी हो सकती है। क्योंकि अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और जैसी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हालात है भारतीय जनता पार्टी की कि उसको लग रहा है कि वो डिफीट खा जाएगी, ये चुनाव भी हार जाएगी। जिस तरह से कर्नाटक का चुनाव वो हारी है, उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों में भी भले ही नगर निगम की 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया हो, लेकिन जो और सीटें होती हैं नगर पालिका की, नगर पंचायत की, उन सब पर ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है और निर्दलीय प्रत्याशियों से भी हारी है बहुत सारे स्थानों पर। दोस्तों अगर यही रुझान आम चुनाव तक जनता का बना रहा तो भारतीय जनता पार्टी का न केवल केंद्र से बल्कि राज्यों से भी सुपड़ा साफ होना तय है। और ये सब दोस्तों जो आपका अपमान, उपेक्षा और शोषण भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि कानून बन जाने के बावजूद भी किसी का भुगतान नहीं किया गया, केवल उनको झुंझुना थमाया गया, लॉलीपॉप थमाया गया, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी की ये दुर्गति हो रही है। हालांकि और भी उसने बहुत सारे करप्शन और क्राइम किए हैं, उनका भी असर है, लेकिन बहुत ज़्यादा असर इस बात का भी है कि 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उपेक्षित किया है, अपमानित किया है, उनका भावनात्मक शोषण किया है और अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बन जाने के बाद भी किसी का भुगतान भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने नहीं किया है। दोस्तों तो ये बड़ी खबर है दोस्तों, सहारा इंडिया परिवार से जुड़ी हुई। ये खबर जुमला सिद्ध ना हो, इसके लिए बहुत अत्यावश्यक है कि सहारा इंडिया परिवार के जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं वो 10 करोड़ हों या 13 करोड़ या जितने भी हैं, उन सबको एकजुट रहना है, अपने ध्यान को केंद्रित करना है और जो मूवमेंट देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लेकर हमारा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार चला रहा है, उसमें सबको सहभागी बनना है। क्योंकि दोस्तों और कोई माध्यम नहीं है, चाहे वो गृह मंत्री कहे, सहकारिता मंत्री कहे, प्रधानमंत्री कह ले, सुप्रीम कोर्ट कह दे, कोई भी कह दे, कुछ भी कह दे, भुगतान केवल और केवल अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के माध्यम से होना है। आप सबका भी, PACL पल्स वालों का भी, टोगो रिटेल मार्केटिंग वालों का भी, रोज़ वैली वालों का भी, पिनकॉन वालों का भी, अमृत प्रोजेक्ट वालों का भी, कैमना वालों का भी, अल्केमिस्ट वालों का भी, समृद्धा जीवन वालों का भी, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों का भी और जनशक्ति मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों का भी। और कोई रास्ता नहीं है। अंततः जब भी भुगतान करना होगा या जब भी भुगतान होना है वो
बट्स एक्ट 2019 के तहत ही होना है। कैसे होना है ये समझ लो दोस्तों। ये देखिए आप, इसको मैं लगा, वैसे ये फाइल नोटिंग है, इसको लगाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्तिगत रूप से मांगेगा तो मैं दिखा दूंगा आपको। ये दिल्ली की बट्स एक्ट अथॉरिटी ने जनशक्ति मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में किया है। 16 तारीख को इसमें फर्स्ट नोटिस इशू हुआ था कि 16 मई को राठी, जो जनशक्ति मल्टी स्टेट का मेन अक्यूज्ड है, मालिक है कपिल देव राठी, और दूसरी मोनिका कपूर, वो 16 मई को हाजिर हों अथॉरिटी के समक्ष और अपनी जवाब दाखिल करें कि वो कब तक मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जनशक्ति के आवेदक पीड़ितों का भुगतान कर देगी। वो नहीं आए हैं कल की हियरिंग में, परसों की में, तो इसलिए ये दोबारा से डायरेक्शन इशू कर दी है। 8 दिन का ही केवल टाइम दिया गया है। इसमें कहा है कि 24/5/2023 को SHO बहादुरगढ़ और SHO मादीपुर, इन दोनों अक्यूज्ड को, मोनिका देवी को और कपिल देव राठी को, प्रोड्यूस करें सक्षम प्राधिकारी के समक्ष। अगर ऐसा करने में नाकामयाब रहे और इन्होंने भुगतान नहीं किया तो इनके खिलाफ बट्स एक्ट 2019 के तहत मुकदमा दर्ज कराएगी अथॉरिटी, और इनकी चल अचल प्रॉपर्टीज़ को, इनकी नहीं, इनके रिलेटिव्स की को भी, या जिनको इन्होंने फ़ायदा पहुंचाया होगा, जहां तक ये धन ट्रांसफ़र किया होगा आपसे लिया हुआ, उन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। उनकी चल अचल संपत्ति को सीज किया जाएगा, नीलाम किया जाएगा, और फिर 180 दिन के अंदर अंदर प्रत्येक पीड़ित की जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा सक्षम प्राधिकारी वापस करेगा। दोस्तों यही प्रोसीडिंग है। अगर अमित शाह थोड़ा सा भी ईमानदार हैं आपके भुगतान के प्रति, सहारा इंडिया वाले के प्रति या जिसके भी प्रति, तो उन्हें ये जो सेबी से उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए लिया है, या जो 24,000 करोड़ रुपए सहारा इंडिया परिवार का, या PACL का 50,000 करोड़ रुपए, या साईं प्रसाद का, या टोगो का, या कल्प तरु का, या करम भूमि का, या कल्प भट्ट का, या बाइक बोट का, या हेलो टैक्सी का, या टॉप राइड का, या साइंस सिटी का, या फ्यूचर मेकर का, या कैची पिक्सल का, या राधा माधव का, या हीरा गोल्ड का, जो भी पैसा सेबी के पास हो, चाहे ED के पास हो, चाहे CBI के पास हो, चाहे SOG के पास हो, चाहे किसी पुलिस एजेंसी के पास हो, या किसी NCLT के पास हो, या किसी लिक्विडेटर के पास हो, या किसी अन्य इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास हो, वो पैसा जितने भी सक्षम अधिकारी पूरे देश भर में बट्स एक्ट के तहत बनाए गए हैं, भुगतान अधिकारी, उनको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, उनको सौंप देना चाहिए, और वो सक्षम अधिकारी अपने अपने ज्यूरिडिक्शन के ज़िले के ठगी पीड़ितों से आवेदन आमंत्रित करें, उनके आवेदन लें और उनका भुगतान करें। ये कानून है। तो जब एक कानून है, सर्वसम्मति से बनाया हुआ कानून है, पूरे देश में कानून को लागू करने की घोषणा की गई है, पूरे देश में कानून को लागू करने के एफिडेविट स्टेट गवर्नमेंट्स ने फाइल किए हैं, तो इस कानून के क्रियान्वयन में देरी क्यों की जा रही है? ये समझ से परे की बात है, और समझ से परे की भी नहीं है दोस्तों। सच ये है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्यों की सरकार हो, सब आपके भुगतान को लंबित रखना चाहती हैं कि किसी तरह से वो तोड़ मरोड़ करके, षड्यंत्र करके पुनः सरकारों पर सत्ता में काबिज हो जाएं, और फिर आपके भुगतान के मामले को उसी तरह से लटका दिया जाए जैसे 20 साल से लटका हुआ है। इसलिए चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे, ठग कुछ भी कहते रहें, ठगों के दलाल कुछ भी कहते रहें, सरकार कुछ भी कहती रहे, सरकार की एजेंसीज कुछ भी कहती रहें, आपको केवल और केवल एक बात पर अड़ना है कि जब अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 है पूरे देश में, जिसे लागू कर दिया गया है, तो फिर सक्षम अधिकारियों के मार्फत हमारा भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा? हमारा भुगतान सक्षम अधिकारियों के मार्फत करो, ताकि हमारी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा मिले, और वो टाइम बाउंड हो, 180 दिन में हमें मिले। इस बात पर आपको अडिग रहना है। ये मांग लगातार राज्य सरकार से, अपने जिलाधिकारियों से, और भारत की सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, राष्ट्रपति से, गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से लगातार अनवरत आपको करते रहना है दोस्तों। क्योंकि यदि आप जरा सा भी सुस्त पड़ गए किसी भी घोषणा या बहकावे में आकर, किसी
ठगों के दलालों ने बहुत सारे संगठन बना रखे हैं, उनके बहकावे में आकर के भी यदि आप दिग्भ्रमित हुए और आपने इस लक्ष्य को छोड़ दिया, अपना ध्यान बट्स एक्ट 2019 पर केंद्रित नहीं किया, अपनी मांग को पुरजोर तरीके से, लिखित तरीके से अपने अपने जिलाधिकारी के माध्यम से नहीं उठाया, तो निश्चित रूप से आपका भुगतान नहीं होगा, उसमें बहुत ज़्यादा विलंब हो जाएगा दोस्तों। इसलिए तमाम साथी, चाहे वो किसी भी कंपनी या किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित हों, उनको अपनी मांग अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत करनी है, अपने भुगतान के आवेदन करने हैं। भुगतान का आवेदन मेरी फेसबुक आईडी मदनलाल आज़ाद से आप ले सकते हो, हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज से आप ले सकते हो, गूगल पर सर्च मार लोगे मदनलाल आज़ाद इमेज करके तो वहाँ मिल जाएगा, और नहीं भी मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होती। उसमें आपको अपनी समस्या लिखनी है कि बट्स एक्ट 2019 के तहत मेरा भुगतान कराइए, मेरा पैसा इतना इतना पैसा इस डेट में इस कंपनी या इस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा था, ये लोग इस कारोबार को संचालित करते थे, इन्होंने मुझे ये वादा किया था और अपनी वादा खिलाफी करते हुए अब इन्होंने मेरा भुगतान अभी तक नहीं किया है, तो मुझे मेरी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में मुझे वापस कराएं। नीचे अपने साइन कर दें, अपना नाम लिख दें, अपने पिता का नाम लिख दें, मोबाइल नंबर लिख दें, अपना एड्रेस लिख दें, पोस्टल एड्रेस जिस पे सम्मन और नोटिस आ सके, बस इतना सा लिखना होता है, कोई ज़्यादा नहीं है। ये सक्षम अधिकारी, अपने ज़िले का नाम, अपने राज्य का नाम, और सक्षम अधिकारी के नीचे या इन ब्रैकेट कर दें बट्स एक्ट 2019, बस इतना सा होता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा भेद नहीं पढ़े जाते। आप अपने तरीके से भी बना सकते हो, किसी वकील साहब से बनवा सकते हो, हमारे संगठन के किसी पदाधिकारी से बनवा सकते हो दोस्तों, इतना सा होता है। ज़्यादा इसमें कोई वो नहीं है कि साहब बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए आपको। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ एक खुशखबरी और, कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश में अभी तक भुगतान के काउंटर नहीं खुले थे, लेकिन वहाँ तहसील स्तर पर खुलने के आदेश जारी हो गए हैं। तो जो 4, 5, 6 मुजफ्फरनगर में हो गए हैं, तो उत्तर प्रदेश के अब 3, 4 ज़िले रह गए हैं, उनमें भी निश्चित रूप से भुगतान के काउंटर खुल जाएंगे। और अब जब भुगतान के आवेदन की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, भुगतान का आवेदन कर दोगे, तो भुगतान कराने के लिए आपके लिए हम 26 मई 2023 को लखनऊ में एक सेमिनार सम्मेलन करने जा रहे हैं। उसमें रणनीति बनाएंगे कि भुगतान के आवेदन की प्रक्रिया तो महाराष्ट्र में, यूपी में, केरल में, झारखंड में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, उत्तराखंड में और कई राज्यों में शुरू हो चुकी है। तो अब भुगतान होना चाहिए। अब ये लड़ाई लड़नी है दोस्तों। जैसे दिल्ली की अथॉरिटी ने ये नोटिस इशू किया, फाइल नोटिंग की है जो मैंने आपको दिखाई, इसी तरह से हर राज्य में हो, भुगतान के आवेदन लिए जाएं, उन पर प्रक्रिया आरंभ हो और आपका भुगतान हो। इसके लिए हम 26 मई को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लखनऊ के पीजीआई हॉल में सेमिनार करने जा रहे हैं। उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम पदाधिकारी तो सादर आमंत्रित हैं ही, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव वगैरह भी जहाँ के भी हों वो सभी आमंत्रित हैं, ताकि उनको ठीक से हम ट्रेंड कर सकें, बता सकें, आगामी रणनीति पर विचार कर सकें। 21 मई को दोस्तों मैं जयपुर पधार रहा हूँ। जयपुर में इसी तरह से हम अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक करेंगे, फिर उसके बाद बिहार में करेंगे, झारखंड में करेंगे, महाराष्ट्र में करेंगे, उससे पहले मध्य प्रदेश में भी करने जा रहे हैं। 22, 23, 24 3 दिन का प्रवास मेरा मध्य प्रदेश में भी रहेगा। अभी मैं उत्तराखंड से आ रहा हूं दोस्तों, तो उत्तराखंड में देहरादून में इस बार ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में बड़ी कम संख्या जुटती थी, लेकिन इस बार हज़ारों साथी जुड़े और हमारी वहाँ की माताओं ने, बहनों ने तो ज़बरदस्त उत्साह दिखाया। कल के परसों के देहरादून कार्यक्रम में भी और कल के हरिद्वार में भी। वहाँ एक नई बात दोस्तों मैं आपको बताऊं, वहाँ के सक्षम अधिकारी ने हमको बोला कि साहब अभी बट्स एक्ट 2019 की कुछ प्रक्रियाएं तय होनी हैं, ये सीएम साहब की नॉलेज में हैं, जो चीफ अथॉरिटी हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सेक्रेटरी फाइनेंस एंड रेवेन्यू, उनकी नॉलेज में है मामला, डीजीपी साहब की नॉलेज में है मामला। कुछ तकनीकी चीज़ों की वजह से अभी कुछ ज़िलों में ये मामला रुका हुआ है। हम तहसील स्तर पर भुगतान के काउंटर खोलेंगे, हमको पता है, और बाकायदा आवेदन आमंत्रित करेगी सरकार तमाम राज्य के तमाम जिलों के और तहसीलों के। दोस्तों होना भी यही चाहिए, सरकार की ही ड्यूटी बनती है कि वो सबके आवेदन आमंत्रित करे, न केवल बट्स एक्ट 2019 में बल्कि
पीआईडी एक्ट्स में भी, लोकल पीआईडी एक्ट्स के माध्यम से भी ठगी पीड़ितों के आवेदन आमंत्रित करें, अखबारों में विज्ञापन देकर, पोस्टर लगवाकर, बैनर लगवाकर, वॉल पेंटिंग करवाकर, अपने अधिकारियों के माध्यम से गांव-गांव मुनादी करवाकर, ताकि तमाम ठगी पीड़ित अपने अपने भुगतान के आवेदन दाखिल करें, अपना भुगतान लें। कानून यही कहता है। एक सवाल लोग बहुत पूछते हैं कि साहब वो 2019 से पहले वाली कैसे कवर्ड हो जाएंगी। पीएसीएल के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सहारा इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट का है, फलाने में सेबी के उसका है, ट्रिब्यूनल का, फलाने में उसका है, धमाके में उसका है, हीरा गोल्ड में सुप्रीम कोर्ट का है, आदर्श में उसका है, फलाने हाई कोर्ट का है, संजीवनी में, नवजीवन में, आपेश्वर में, खेतेश्वर में, धोकेश्वर में, साईं प्रसाद में, समृद्धा जीवन में। तो दोस्तों, कोई भी हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या सरकार हो, वो कानून से बाहर जाके काम नहीं कर सकती। उसे कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से ही काम करना होगा। बट्स एक्ट 2019 भले ही 2019-21 फरवरी से लागू हुआ है, लेकिन जो राज्यों के पीआईडी एक्ट हैं, जैसे महाराष्ट्र का है 1996 का है एमपी पीआईडी एक्ट, तो क्या सेबी ने या सुप्रीम कोर्ट ने पीएसीएल के मामले में या सहारा इंडिया के मामले में, हमारे यूपी का पीआईडी एक्ट 2016 में संशोधित हुआ है, बिहार का 2002 का है, 2005 का उत्तराखंड का है, 2013 का हरियाणा का है, पंजाब का है, मध्य प्रदेश का है, और जी क्या बोलते हैं अपना छत्तीसगढ़ का पीआईडी एक्ट है, बिहार का है, पंजाब का है, जम्मू कश्मीर का पीआईडी एक्ट है। मतलब देश का कोई भी राज्य ऐसा तो नहीं है जिसका अपना पीआईडी एक्ट ना हो और वो 2016 से पहले का ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट का जो पीएसीएल के मामले में फैसला आया वो 2016 में आया है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट और सेबी ने राज्यों के लोकल पीआईडी एक्ट्स की अनुपालना की? उस मामले में उस कानून को देखा? तो दोस्तों, त्रुटिवश या अज्ञानतावश या जानकारी के अभाव में कहते हैं कि वहाँ किसी ने ठीक से पक्ष प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट और सेबी राज्यों के पीआईडी एक्ट्स को उसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकें या उन कानून के तहत उस प्रक्रिया को संपन्न नहीं कर सकें, इसलिए भुगतान में विलंब हुआ। तो हम केवल बट्स एक्ट 2019 की बात कहाँ करते हैं, हम तो पीआईडी एक्ट्स की भी तो बात करते हैं। तो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का कोई आर्डर हो या हाई कोर्ट का हो या कोई सरकार का शासनादेश हो, उसमें यदि भूलवश या त्रुटिवश या जानकारी के अभाव में कोई त्रुटि रह गई है, कोई कमी रह गई है, तो उसको करेक्ट किया जा सकता है। तो इसलिए चाहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले 2016 में आ गए पीएसीएल के मामले में, चाहे सहारा के मामले में 2012 में आ गया, उन सब पर पीआईडी एक्ट्स की धाराएं भी लगेंगी। उन आदेशों को संशोधित करवाया जा सकता है और आपने जनमत कर लिया तो सरकार करेगी। ये सरकार की ड्यूटी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी के अभाव में या सेबी ने या किसी ट्रिब्यूनल ने सूचनाओं के अभाव में, ठीक से पक्ष प्रस्तुत ना कर पाने के अभाव में, पीड़ितों की बात ना सुन करके कोई गलत फैसला दे दिया है, त्रुटिपूर्ण फैसला दे दिया है, जिसकी वजह से अभी तक भुगतान लंबित है, तो सरकार को उन फैसलों को ठीक करवाना चाहिए। ये सरकार की कानूनी ड्यूटी है और सरकार अपने इस कानूनी कर्तव्य का, वैधानिक कर्तव्य का पालन तब करेगी जब आप जनमत पैदा कर लोगे और ठीक से एकजुट होकर हल्ला मचाओगे। दोस्तों, बहुत काम करने की अभी ज़रूरत है मेरे दोस्तों। इस वीडियो संदेश में मैं छोटी सी बात एक और अपने तमाम साथियों से कहना चाहता हूं और दूसरे संगठनों से भी जो बेशक हमारे विरोध में हों या पक्ष में हों, कि लालच को त्याग दो, अहम को त्याग दो। दोस्तों, लालच करोगे, अहंकारी बनोगे, लोगों को गुमराह करोगे या उनका शोषण करोगे, उत्पीड़न करोगे या उनको ठगोगे आप अपने लालच में, जल्दी करोड़पति बनने के चक्कर में या नेता बनने के चक्कर में, तो निश्चित रूप से देश के 42 करोड़ पीड़ितों का भुगतान विलंब से होगा, लंबित हो जाएगा और आपके ऊपर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना, चूँकि ये ईश्वर की इच्छा है कि भुगतान वर्ष 2023 में होना है। अगर आपने अपना लालच नहीं त्यागा तो भुगतान में तो थोड़ा बहुत विलंब हो सकता है, लेकिन आपके ऊपर आफत टूट जाएगी। आप तमाम साथी अपने लालच को त्याग दें। मैं हमेशा कहता हूं, अपने साथियों से भी कहता हूं कि आप किसी से कोई पैसा मत लो। केवल आप अपनी मेंबरशिप फीस ले सकते हैं, उसमें आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर आप कुछ और लेते हो किसी से अपने पर्सनल इंटरेस्ट की खातिर या जल्दी करोड़पति होने के चक्कर में, या जैसा कि आप नेटवर्किंग के द्वारा करते रहे हो वो काम करोगे, तो निश्चित रूप से आपको परेशानी आएंगी, बाधा आएंगी। अभी आप बड़ी मुश्किलों से मुर्दों को जीवित किया है हमने, आप फिर
मुर्दे से भी बुरी गति आपकी हो जानी है। इसलिए लालच को त्याग दो, ईमानदारी से काम करो, तमाम साथी अहंकार को भी त्याग दो और मिलकर के इस लड़ाई को लड़ो, ताकि जल्दी से जल्दी आपका और सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।